आज एक क्वेश्चन आया मेरे सामने कि नायका 2120 से 983 तक चला गया मेरा। अब यहीं पे राइट इन्वेस्टमेंट और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट आता है कि क्यों ज़्यादातर दुनिया स्टॉक मार्केट में कंफ्यूज्ड है कि इन्वेस्टमेंट की कहाँ जाए। पहले तो सबसे पहले हम नायका का प्राइस देखेंगे। 1180 20% जंप हुआ, ठीक है, एक दिन में। फिर हम पीसी ज्वेलर्स का प्राइस देखेंगे, 104 रुपये, ओके फाइन। एंड फिर हम नायका का टिकट पे जाके रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे कि कोई रेवेन्यू ग्रोथ है भी या फिर ऐसी है बस कंपनी। तो जैसे कि नज़र आ रहा है कि 4-5 साल में 578 करोड़ से 3800 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि इस वाले फाइनेंशियल ईयर में 5000 या 5500 का करोड़ का आएगा। प्रॉफिट मार्जिन 1% है, क्योंकि कंपनी अपना ज़्यादातर पैसा उसी जिस जो मतलब वो कमा रही है उसको वो एक्सपेंशन में लगा रही है, इसलिए नेट इनकम इसका नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो 1% का प्रॉफिट मार्जिन है, बट एज वी कैन सी कि 5 साल में तकरीबन 4 साल तक 7 गुना तक रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो जो कंपनी इस तरह से रेवेन्यू ग्रो करती है ना भाई, इन्वेस्टमेंट उसी में की जाती है। ठीक है, पर हमें अब ये है कि उसको मैंने पीसी ज्वेलर्स भी बताई, 27 पे दिलाई, वो 27 का 104 चली गई विद इन 1 ईयर। एंड ऐसा क्यों है कि वो और जो एक अच्छी जो रियल में ग्रो कर रही है कंपनी, वो आधी हो गई। उसके पीछे का मैं लॉजिक और सारे रीजनिंग समझाता हूँ ताकि हमें राइट इन्वेस्टमेंट समझ आए कि राइट इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है। आफ्टर दैट सबसे पहले हमें ये डॉट कॉम बबल समझना पड़ेगा कि डॉट कॉम बबल के टाइम में HCL टेक जो है वो उसका IPO आया था। डॉट कॉम बबल एक पीरियड था जब टेक कंपनीज को बहुत बहुत हाई वैल्यूएशन मिल रही थी। तो 122 पे आने के बाद तक रेवेन्यू वगैरह सब कुछ ग्रो कर रहा है, बट 2012 तक दोबारा 122 के हाई को टच नहीं कर पाया। इन दैट सेम वे एक और कंपनी है टेक महिंद्रा, अनदर ग्रेट इन्वेस्टमेंट जो इंडियन मार्केट में कंसिडर की जाती है। वो लॉन्च हुई थी 2006, जस्ट अनिल अंबानी एंड DLF के रन के पहले शुरू होने के जस्ट पहले। जब उनका रन शुरू हुआ था 2007 में, देवर इन टॉप 10 ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। तो 440 का हाई टच करने के बाद काफ़ी देर तक 4-5 साल तक वो हाइट दोबारा टच नहीं कर पाया। फिर हम विप्रो को भी एक बार देख लेते हैं, जिसका IPO डॉट कॉम बॉबल के पीक से 1.25 साल पहले आया था। तो उसने 350 का हाई एक टच किया था, जो कि अभी मैं नहीं कर पाऊँगा इस पे एग्जैक्ट पे, बट आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप सिस्टम पे खोलोगे तो 350 नज़र आ जाएगा उस वक्त जो हाई था। फिर उस हाई को ये दोबारा 2018 तक टच नहीं कर पाया। हमें समझना है कि ये सब ऐसा क्यों होता है कि कंपनी ग्रो भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, एंड वही ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट है, बट कभी कभी वो 1 2 3 4 साल तक हमें वो प्रॉफिट नहीं दिला पाती। जबकि पीसी ज्वेलर्स जैसा ठग्गू, जिसका रेवेन्यू तो शायद मैं आपको दिखा चुका हूँ कि अब चला इसकी रेवेन्यू ग्रोथ देख ली जाए, 8,000 9,000 करोड़ से 1,060 करोड़। अब ये तो वही बात होगी सुजलॉन वाली, या फिर पुअर इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी हैं 100 रुपये की, वोडाफोन आइडिया वाली, जो 100 150 200 400 500 रुपये के स्टॉक्स थे, कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो आई थी पहले, एंड DHFL हो गया, येस बैंक हो गया। ये तो वैसी स्टोरी लग रही है कि 200 400 500 रुपये का स्टॉक भी अगर ऐसे ही बिजनेस को डिक्लाइन करता रहा तो कोई भी स्टॉक 1 रुपये पेनी स्टॉक बन जाएगा। पेनी स्टॉक्स का हमेशा ऐसी ट्रेजेक्ट्री होता है कि उनका रेवेन्यू जो पहले बहुत अच्छा था वो कम हो जाता है। बट ऐसा क्या कि यार पीसी ज्वेलर्स ने सही में 4 गुना कर दिए पैसे, एंड 27 से 104 कर दिया, बट नायका नहीं कर पाया, क्योंकि नायका जस्ट लाइक डॉट कॉम बबल के पीक पर जो कंपनीज लिस्ट हुई
वो 4-5 साल 8 साल तक पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे पाई, और क्योंकि वो वैल्यूएशन के काफ़ी हाई पे ही लिस्ट हुई थी। और यहाँ पर केस है पीसी ज्वेलर्स में, ऐसा क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन, एंड वो भी मेरी ही सजेस्टेड कंपनी थी। और क्यों? क्योंकि भाई पीसी ज्वेलर्स एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के साथ केस लड़ रही थी सेबी के अगेंस्ट, कि सेबी ने जो हमारे ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है, फाइन पेनल्टी लगाई है, वो फॉल्स है, और उसने कोर्ट में प्रूफ भी कर दिया। तो उस वजह से इसमें एक फिर से बाउंस आ गया। मैंने क्यों सजेस्ट की थी? मैंने इसलिए सजेस्ट की थी कि कहीं ना कहीं मेरे को प्रमोटर ने एक जो था 63% से 68% पे किया था। तो अपना प्रमोटर ने अपना स्टेक जो भी 41% से 45, एक्चुअल में ये नंबर है, बढ़ाया था। तो और उसके साथ ही कल्याण ज्वेलर्स एंड जितनी भी लिस्टेड ज्वेलरी कंपनीज थी, तो उनका बिजनेस कोविड के बाद कहीं ना कहीं स्लोली ग्रो कर रहा था। इस वजह से मैंने सजेस्ट की थी कि 800 करोड़ की मार्केट कैप दिखी मेरे को, 1000 करोड़ की, तो उस मार्केट कैप के बेसिस पे मुझे सस्ती लगी, मैंने सजेस्ट की, और ये 4 गुना हो गई, ठीक है। बट ये एक आइडियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आइडियल इन्वेस्टमेंट होती है नाइका जैसी कंपनी जिसका रेवेन्यू ग्रो करता जाए। अगर तुम स्टॉक मार्केट में आके ये सोचते हो ना कि तुम 4 रुपए की कंपनी लोगे या 10 रुपए की कंपनी लोगे और 100 रुपए चले जाएगी, तो भाई तुम जुआ करने आए हो, तुम बिजनेस पे बेट नहीं कर रहे हो। तुम्हें ऐसे बिजनेस पे बेट करना होता है 100 रुपए की चीज़ पे, जो उसका रेवेन्यू जो है वो 3 4 5 साल तक तुम्हें लगे कि हाँ 30 40 45% ग्रो हुआ। और नाइका की जो 30 35 40% की ग्रोथ है, भारत में 70 से 100 ऐसी कंपनीज भी नहीं तुम काउंट करा सकते जिसकी ईयरली सेल्स ग्रोथ नाइका से बेहतर हो, ठीक है। तो एज एन इन्वेस्टर इंसान को चाहे 3 साल बैठना हो चाहे 10 साल बैठना हो, पहली बात है कि लॉस में नहीं निकलना। पर अगर बैठना है 3 से 10 साल, तो ऐसी कंपनी में बैठो भाई जिसका बिजनेस ग्रो कर रहा हो। नहीं तो भाई हज़ारों ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने लोगों का पैसे ज़ीरो कर दिया, 100 200 500 रुपये से। कॉक्स एंड किंग्स देख लो, कॉक्स एंड किंग्स के अलावा और भी बहुत सारी, मतलब पेनी स्टॉक्स हैं, जेपी पावर के ग्रुप की कंपनीज देख लो, वो भी 30 20 50। तो अगर इन्वेस्टर आके सोचे कि मैंने लिया है 5 रुपए पे और अब ये चला जाएगा, तो 1.5 2 साल तक वो ये देखता है कि ये गई नहीं और रेवेन्यू अभी भी अटका हुआ है। एंड इसके अलावा बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी थी, लाइक यू यूफ्लेक्स नहीं, अब जैसे नाम नहीं याद आ रहा, बट यूनिटेक, या यूनिटेक है वो नाम। देखते हैं इसका क्या प्राइस था भाई। इसका तो काफ़ी अच्छा, 1800 कुछ 600 कुछ पहुंच गया था, 500 600। एंड भाई अगर तुम सोचते हो ये 2 रुपए पे तुम ले लोगे और चंद चाट दोगे, तो भाई इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि ये कल को डी लिस्ट भी हो जाए, हज़ारों कंपनी डी लिस्ट भी हुई है। तो हम ज़रा इस पे का देखते हैं कि यूनिटेक के रेवेन्यूज़ में आखिर क्या हुआ है। 2000 करोड़ का 500 करोड़ उठा लो, कईयों ने 5 10 20 40 पे उठाया होगा, क्या मिला उन्हें 5 साल तक? नेगेटिव रिटर्न। तो प्रॉब्लम ये है कि जब इन्वेस्टर आता है, तो इन्वेस्टर अच्छी कंपनी पे बेट करे तो उसको लॉस 30 58 60% का नेगेटिव रिटर्न, बुरी पे बेट करे तो किस्मत से कभी कभी। तो वो ना इन्वेस्टमेंट को समझ ही नहीं पाता कि आखिर इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में की जाए या बुरी में की जाए। तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनी में की जानी चाहिए जो लॉन्ग टर्म रिटर्न दे। हाँ, 100 में से 2 4 केसेस ऐसे आ सकते हैं जब आप .com बबल 2007 के सिनेरियो और उसके बाद लिक्विडिटी का जो सिनेरियो था, जो कि यूएस ने फेडरल रिजर्व ने 0% इंटरेस्ट कर दिया था कोविड के बाद, एंड एक 2 2 3 3 ट्रिलियन डॉलर्स तक पैकेज लेकर आने की वजह से लिक्विडिटी हाई कर दी थी। तो मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा थी कि होड़ मची हुई थी नाइका, जोमेटो, पेटीएम और पॉलिसी बाज़ार जैसी कंपनीज में उसी वक्त लिस्ट होने की। वो चाहते थे कि भाई इसी सीज़न में लिस्ट हो जाओ, नहीं तो ऐसी वैल्यूएशन फिर मिले ना मिले। तो इस वजह से
कभी कभी हो सकता है कि एक अच्छी कंपनी भी आपको 1-2 साल तक रिटर्न ना दे, पर एक इन्वेस्टर को अच्छी कंपनी पे ही बेट करना चाहिए। अगर वो बुरी कंपनी पे बेट कर रहा है, अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, वो गिरता हुआ रिलायंस कैपिटल या फिर क्या बोलते हैं 100, 200, 400 से गिरता हुआ फ्यूचर रिटेल उठाना चाहता है, या फिर यूनिटेक उठाना चाहता है, तो एट द एंड हो सकता है उसको, उसने 20 पे लिया तो वो 1 रुपये पे आ जाए, 98% वहाँ भी चला गया। तो उससे बेटर है कि हम ग्रोथ कंपनी पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखो ग्रोथ आप 10-20 अच्छी 20-30-40-50% से ग्रो करने वाली कंपनीज पे इन्वेस्ट करोगे, आपको रिटर्न मिल जाएगा। पर अगर आप सिर्फ तुक्के से लगाओगे, लगा के छोड़ दोगे, तो पता चलेगा कि किसी में मिला, किसी में नहीं मिला, किसी में आप 10% लेके निकल गए। एंड लेट्स अज्यूम कि आपने 100 रुपये पे लिया, 80 हो गया 1 साल बाद। अब या तो तुम स्टॉप लॉस लगा के निकलो, और अगर तुम 10% नहीं लेकर आ पाए तो 1 साल 1.5 साल तक फंसे हुए हो। अगर तो यार साथ में तुम भी फंसे हुए हो और रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है, तो कैसा लगेगा? 40 आ गया कंपनी, रेवेन्यू अगले साल और डिक्रीज हो रहा है, 20 आ गई कंपनी। तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी है, या वो इन्वेस्टमेंट अच्छी है कि 100 रुपये की चीज़ तुमने 125-150 पे ले ली, और और नेक्स्ट 1 साल में देखते हो, 1.5 साल में देखते हो, तो उस वक्त से रेवेन्यू अगर 2700 करोड़ थी तो 3500-4200 करोड़ हुई, 30% से ग्रो हुई। तो भाई, और चाहे लिक्विडिटी की वजह से तुमने 100 रुपये की चीज़ 130 रुपये पे ले ली, 80 रुपये पे है, बट तुम्हें ये पता है कि अगर मैं 1 या 1.5 साल और वेट करूँगा तो वो 100-125 पार करके फिर से मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट वो की जाती है जिस पे रिग्रेट ना हो। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए? सेल्स ग्रोथ क्या होता है? जैसे बिजनेस ग्रो करना, जैसे मैं बताता हूँ कि एक लाले की दुकान है, कपड़े की दुकान है। अब लाले की दुकान है, कपड़े की दुकान है, अच्छा बिजनेस कर रही है। तुमने देखा भाई बहुत सुंदर सुंदर सूट सलवार और कोट पैंट वगैरह है, शीशे वगैरह अच्छे लगे हुए हैं, तो तुम उसको क्या रेट करोगे? यार ये कंपनी तो अच्छी है, कंपनी तो अच्छी है, तो तुम उसे 1 करोड़ का रेट करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तो 1 करोड़ की तो प्रॉपर्टी है ही है इसकी। अगर वो प्रॉफिट्स बना रहा है, हो सकता है वो उसका बिजनेस जालंधर में तो लुधियाना में भी खोल ले, लुधियाना में है तो दिल्ली में खोल ले, दिल्ली में है तो लखनऊ में खोल ले। वो हो सकता है वो 1 से 4 साल में वो 4 जगह अपना बिजनेस खोल ले, तो उसका रेवेन्यू 10 करोड़ हो जाए। तो एक कंपनी जिसका सेल्स ग्रोथ हो रही है, वो उसको ये बिजनेस की तुम ओवरऑल वैल्यूएशन भी ज़्यादा ही दोगे उसका पार्टनर बनने के लिए। तुम कहोगे कि हाँ मेरे भाई, मैं इतना भी देने को तैयार हूँ, तेरा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। उसी तरह से हम जब कंपनीज में बेट करते हैं, तो हम एक अच्छी कंपनी में बेट करते हैं जिसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा हो। अब ये है कि जब इस तरह की हम बिजनेसेस में बेट करते हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती, हर रोज़ ट्रेडिंग नहीं होती, तो बड़े बड़े फॉल एंड शार्प जंप नहीं आता, शार्प फॉल एंड बिग जंप नहीं आता, एक कांस्टेंट प्राइस रहता है। जस्ट लाइक अभी जो अनलिस्टेड यूनिकॉर्न्स हैं, अब यूनिकॉर्न में किसी ने एक बार बोल दिया मोदी जी ने कि 100 कंपनीज भारत की $1 बिलियन हो चुकी हैं, तो क्या कोई कंपनी आके अगले 4 महीने 6 महीने बाद लिक्विडिटी क्राइसिस में बोलती है नहीं नहीं अब हमारी कंपनी यूनिकॉर्न नहीं है, अब हम लोग आधे वैल्यूएशन पे हैं? जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो तो आधी वैल्यूएशन पे आ गई, बट कभी यूनिकॉर्न आधे प्राइस पर नहीं आती। क्यों? क्योंकि भाई वो उसमें 8 या 10 ही लोग इन्वेस्टेड हैं, वो अपना माल लॉस में बेचेंगे नहीं, वो 1-2-3-4 साल वेट कर लेंगे और वो अच्छे प्राइस पे ही बेचेंगे। तो ये इसलिए वो जो बड़े लोग होते हैं वो अच्छा बिजनेस कर जाते हैं। अब जैसे मैंने एक लाले की दुकान का एग्जांपल दिया कि उसके कपड़ों की दुकान 4-5 जगह हो गई, फिर उसने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरह एक यूनिवर्सिटी भी खड़ी कर ली, तो तुम उसके टोटल कॉर्पोरेट को अब क्या वैल्यूएशन दोगे? मेरे ख्याल से तुम उसके टोटल कॉर्पोरेट को 100 करोड़ की वैल्यूएशन दोगे या 500,000 करोड़ की वैल्यूएशन दोगे। अब वही 1 करोड़ की चीज़ 8 साल में तुमने 100 करोड़ की होते देख ली। स्टॉक मार्केट में भी यही करना है। स्टॉक मार्केट में एट एनी कॉस्ट नायका को पकड़ना है, ना कि पीसी ज्वेलर्स को। पीसी ज्वेलर्स इज़ अ वन ऑफ सिचुएशन कि वो कोर्ट में केस जीत गया, इसलिए इतना वो मल्टीप्लाई होने लगा। एंड मैंने राइट टाइम पे इन्हें इन्फॉर्म भी किया होगा, वो इज़ टॉकिंग अबाउट नायका, कि नायका आधी हुई है। राइट टाइम पे इन्फॉर्म भी किया भाई हाँ पीसी ज्वेलर्स में
ये 27 से मतलब बहुत ज़्यादा 30 40 60 भी जा सकता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गया तो नोबडी नोज के अब कितना किस प्राइस पे जाए। साथ ही साथ थोड़ी बिजनेस रिकवरी भी हो रही है। और अब मैं एक और बात कहता हूँ कि पीसी ज्वेलर जो 500 रुपये पे थी, दाग पड़ने के बाद 10 रुपये तक क्यों गिरी? तो दाग कैसी चीज़ होती है मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, भाई लाला जी की एग्जांपल लेते हैं, क्लोथ्स वाली, पीक पे बहुत अच्छा है, पर अचानक किसी ने बोल दिया कि अरे लाला जी तो चोरी करते हैं, सेकंड ग्रेड का माल बेचते हैं, ये वो। तो क्या होगा? अगर मान लो पूरी स्ट्रीट में आप पे भरोसा वीक हो जाए तो लोग आपसे हो सकता है सामान लेना बंद कर दें। तो हो सकता है आप पे पेनल्टी लग जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपकी एक आधी दुकान ठप हो जाए, म्यूनिसपैलिटी आपकी दुकान ठप कर दे, वो इस तरह के कंसर्न्स होने लग जाए। तो वही चीज़ पीसी के साथ हुई। पीसी के ऊपर केसेस की वजह से उसकी वैल्यूएशन गिरती गई, रेवेन्यू गिरता गया, उसके साथ सौदे करना बंद कर दिया, उसके ऊपर डेट बढ़ता गया, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब होती गई। अब इसी लाले जी की स्टोरी को समझते हुए तुम अपनी बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह प्लान करो। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि अभी तक पीसी ज्वेलर्स कोर्ट से फ्री हुआ है, पर बिजनेस को अभी तक उतना स्ट्रांग नहीं किया, क्योंकि पैसों के मामले में अभी भी डिफ़ॉल्ट्स हुए जा रहे हैं, या फिर अभी रिसेंटली। तो अगर उस वक्त हमारा प्लान था कि हम थोड़े टाइम में पैसा बना लें, और तुमने थोड़ा बहुत बना लिया तो अच्छी बात है, 10 20 30 40% बना लिया पीसी से, बट अपना व्यू जो होता है, एक इन्वेस्टर को 5 से 10 15 साल का रखना ही रखना चाहिए, क्योंकि तुम जितना कम टाइम दोगे, जैसे मैंने कई कंपनीज को बहुत कम टाइम दिया, मैंने अडानी ग्रीन को 90 पे लेके 110 पे बेच दिया, ठीक है। आज मैं क्या सोचता हूँ यार, अगर मैं नहीं बेचता तो 30 40 50 गुना का रिटर्न हो जाता। तो अगर कोई कंपनी तुम्हें सही में सेल्स ग्रोथ करते दिख रही है, जिसका कुछ ब्रांड भी स्पेशल लेवल का है, नाम भी उसके उस स्पेशल लेवल का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नाम हो ना हो, कम से कम सेल्स भी अगर ग्रो कर रही है, तो उसको कभी भी थोड़े प्रॉफिट में मत बेचो। क्योंकि तुम 3 4 5 साल बाद देखोगे ना, तो तुम खुद कहोगे यार ये तो 20 गुना हो गई। तो क्यों अपने 20 गुना को तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो 10 20 30% के लिए? स्टॉक मार्केट में यार रियल इन्वेस्टमेंट को समझो। रियल इन्वेस्टमेंट क्या है? स्टॉक प्राइस के को चेज़ मत करो, रेवेन्यू को चेज़ करो। मैं ये कह रहा हूँ 5 10 साल में 100 गुना भी होता है। रिलैक्सो वगैरह ने, बहुत सारी कंपनीज ने, आरती इंडस्ट्रीज, बालाजी अमीन्स, बहुत सारी कंपनीज ने 100 100 100 गुना करके दिया 10 12 13 साल में। जॉकी ने तो 200 या 500 गुना कर दिया, पेज इंडस्ट्रीज ने। तो सही कंपनी पे इन्वेस्ट करो, 5 8 10 साल दो, और कैगर बेसिस पे रेवेन्यू भी देखो कि 30% से ग्रो कर रहा है, तो क्या 24 गुना हो रहा है 10 12 साल में? तो कैगर, तो उसको तुम लेके बैठो और देखो कि तुम देखना, अगर रेवेन्यू 30% से ग्रो करके वो 24 गुना हो रहा है, तो रियल में वो स्टॉक 50 गुना होगा। क्योंकि पहले उसका प्रॉफिट मार्जिन 8% होगा, तो ज़्यादा रेवेन्यू साइज़ की वजह से 18% तक का प्रॉफिट मार्जिन होगा। अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगी, तो पी के हिसाब से उसको वैल्यूएशन भी ज़्यादा दे दी जाएगी। मतलब मार्केट में जब वो एक अच्छी पोजीशन पे होगा, तो कई लोग उसको प्रीमियम पोजीशन पे भी बाय करेंगे। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती कि मैं 4 रुपए का ले लूँगा, सपना देखूँगा, 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये चला जाएगा। वो तो तुक्काबाजी हुई ना, वो तो जुआ हुआ। जुआ इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और राइट और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का यही फ़र्क है कि तुम सही ग्रोथ वाली कंपनी पे बेट करो। जैसे कि मैंने बताया, नाइका 580 करोड़ से 3800 करोड़ पे है इस साल। इस फाइनेंशियल ईयर 5 से 5 5.5 हज़ार करोड़ के बीच में होगी। दैट मीन्स इट इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट। दूसरा कंसर्न ये आता है कि क्या उस कंपनी में 20% का प्रॉफिट मार्जिन है? अगर तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL, विप्रो, एक्सिस बैंक तो नहीं, सॉरी सॉरी, HDFC बैंक जैसी एक कंसिस्टेंट 15 20% का प्रॉफिट मार्जिन दे रही है,
तब तो तुम तब तो तुम्हें मतलब उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जैसे पेटीएम जैसी कंपनी, तो मैं सीरियसली अपने व्यू से कहता हूँ कि इस तरह की कंपनीज जिनका प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं, नेगेटिव में है, या फिर प्रॉफिट अभी नहीं दे रही है, वो सारा का सारा पैसा ग्रोथ पे लगा रही है, तो उसकी वैल्यूएशन को तुम समझ नहीं सकते। लाइक मैं ऑन अ पर्सनल लेवल में पॉलिसी बाजार में भी इन्वेस्ट करूँगा, पेटीएम में भी करूँगा, जोमेटो में भी करूँगा, नाइका में भी करूँगा, पर मैं 4-4 हज़ार करके ही ऑलमोस्ट इंडिया की हर हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, 4-4 5-5 हज़ार, ताकि मेरे को रिग्रेट ना हो। और इन पांचों में भी करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि भाई मेरे को पता है कि वो ये तो अभी 2-4-5 बिलियन डॉलर्स की है, और चाइना और यूएस की तुम ई कॉमर्स या टेक कंपनीज देखो तो वो आज 100-200-500-700 बिलियन डॉलर्स की होगी। तो अगर ये 20-30 बिलियन डॉलर में इनमें से कोई चले गई, और रुपया तो वैसे ही डी वैल्यू और 80 का 110-120 जाएगा 8-10 साल में, वो क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले और मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले हमारी करेंसी भी वीक होती है। तो हम मुझे पता है कि अगर ये 20-50-60-70 बिलियन डॉलर भी चले गए पॉलिसी बाजार वगैरह, तो इनमें 10-20-40-50 गुना रिटर्न आ जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं इन पाँचों में मैं तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, पर मैं एक इन्वेस्टर को गाइड करूँगा कि उसको स्टेबल प्रॉफिट, मतलब 20-30% का वो प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ देखे, सेल्स ग्रोथ देखे, बट 10-15-18-20% का प्रॉफिट मार्जिन भी देखे। क्यों? ताकि उसको जब लिक्विडिटी क्राइसिस का टाइम हो, जैसे कि अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो यूएस में 4% होने वाला है 2 नवंबर को, इंडिया में 6.4% होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, लोग ग्रोथ कंपनीज से कभी कभी पैसा निकाल के फॉर टेम्पररी फेज वो अपने मनी मार्केट में पैसा लगा देते हैं, बॉन्ड मार्केट में पैसा लगा देते हैं 1-1.5 साल, बड़ा अच्छा खासा मोटा पैसा लगता है। तो इस फेज में हो सकता है जो हाई ग्रोथ कंपनीज है वो 60-70-80% तक गिर जाए, और HDFC बैंक 20 से 25-30% तक गिरे, रिलायंस जिसका एक कांस्टेंट प्रॉफिट मार्जिन है। तो अगर उस तरह की कंपनी है कांस्टेंट प्रॉफिट मार्जिन वाली, तो उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि यार हो सकता है तुम उसके 60-70-80% के डिबैकल को तुमने अनुमान भी ना लगाया, और हो जाए तो हो सकता है तुम्हें एक शॉक लगे, तो दैट मे नॉट बी द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर यू, जिसका प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, या फिर अभी तक कंपनी ने 10-20% का प्रॉफिट नहीं देना शुरू किया हर साल का, चाहे उसकी ग्रोथ रेट 50-60-70% क्यों ना हो। और मेरी बात समझो यार, टेस्ला की 70% 100% की ग्रोथ रेट थी, और कंपनीज जो टेस्ला की ग्रोथ रेट है, अगर वैसी ग्रोथ रेट की कंपनी मिल जाए तो यू शुड फील ब्लेस्ड, क्योंकि वैल्यूएशन उसी की बढ़ती है जिसकी ग्रोथ रेट है। बट टू बी एन एडवाइजेबल इन्वेस्टर, you should not invest in something which does not have a growth rate, does not have a profit margin, क्योंकि अगर तुम कर दोगे फिर उसके बाद वो न्यूज़ में आएगा कि 800 करोड़ 1600 करोड़ लॉस, तो यू विल नॉट बी एबल टू फील, तुम रेवेन्यू ग्रोथ को तुम देखोगे ही नहीं। तो और उसके बाद में बात ये आती है कि यार ऐसे अगर जिसमें प्रॉफिट ही नहीं है उसमें इन्वेस्ट क्यों किया जाए। तो भाई अगर पेटीएम में तो 7 साल से कोई प्रॉफिट नहीं है, तो वो 1.25 लाख करोड़ पे कैसे लिस्ट हुई थी? वो अनलिस्टेड मार्केट में जब लिक्विडिटी हाई थी कंट्री में, मार्च से जून 2021 में, तो 2 लाख करोड़ पे कैसे ट्रेड कर रहा था, उसका स्टॉक 3500 पे कैसे था अनलिस्टेड मार्केट में। यानी जिन कंपनीज ने कभी आज तक प्रॉफिट नहीं दिया, पर अपने रेवेन्यू को 100-200 करोड़ से 5-10-20 हज़ार करोड़ तक पहुंचाया है, और प्रॉफिट नहीं दिया, वो उन्होंने अपनी वैल्यूएशन 500 100 200 500 करोड़ से आज 20-50 हज़ार करोड़ कैसे की? ऐसा नहीं है यार, कई ऐसे लोग होते हैं जो ग्रोथ पर भी बेट करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पे बेट नहीं करते, क्योंकि यार जिसके पास ग्रोथ देने की पावर है ना, वो प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल लेगा। वो अभी निकाल नहीं रहा, क्योंकि वो अभी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो पैसा मैं प्रॉफिटेबिलिटी में निकाल सकता हूँ सस्टेनेबल, उससे अच्छा मैं उसको ग्रोथ एक्सपेंशन में यूज़ करूँ, ये उनका फंडा होता है। तो यहाँ पे मैंने राइट और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। 24-25 मिनट तक सुनना है,
और सारी ज़िंदगी के लिए समझ आ जाएगा कि राइट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट क्या होती है। थैंक यू।